वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। सो हम देख रहे थे हमारा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 जो नॉन एग्जॉस्टिव है, स्टेट लिस्ट में होता है एंड टोटल इसके 60 सेक्शंस हैं। हम अपना फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं प्रिलिमिनरी, जो डील करता है सेक्शन 1 to 7। नेक्स्ट चैप्टर डील करता है जो है फिक्सेशन ऑफ रेट एंड परमिटेड इंक्रीजेस, जो है सेक्शन 8 to 14। थर्ड चैप्टर था हमारा रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर, वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट, 90 डे की नोटिस, देन आफ्टर 90 डेज सूट के बाद भी समन्स सर्व होने से वेट करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को, देन अपना पोजीशन वो रिकवर कर सकता है। और वो आ जाता है टेनेंट तो वो भी उसको राइट नहीं मिलता है। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा चैप्टर 4 रिकवरी ऑफ पोजीशन। 16 जो सेक्शन था उसमें बता रखा है आई से जी तक कि किस तरह से अपना पोजीशन जो है टेनेंट का वो रिकवर करके ले सकता है लैंडलॉर्ड टेनेंट से। उसके बहुत सारे वेब नई बिल्डिंग बना रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, उसको खुद का बोनाफाइड इंटरेस्ट है, ऐसे हमने बहुत सारे उसमें क्लॉज देखे थे जिस बिहाफ पे वो क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड अपना पोजीशन रिकवर करके ले सकता है। उसके बाद से 17 से जो 22 के सेक्शन थे उसमें हमने देखा कि वहाँ रिकवर जो करके ले रहा है उसको अगर रिटर्न देना हो तो उसकी क्या क्या प्रोविज़न होगी, कितनी पनिशमेंट होगी। और सब में हमने देखा कि लैंडलॉर्ड को पनिशमेंट दे रखी है, 3 महीने से शुरुआत होती है हर पनिशमेंट, 3 महीने, फिर फाइन है उसमें 1000 5000 सबका अलग अलग। लास्ट था हमारा 22 जो सेक्शन था चैप्टर 4 का, वो जो डील करता था टेनेंसी के पीरियड के ऊपर। जो टेनेंसी का सर्विस पीरियड है हमने वो देखा था, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये था फ्रेंड कि ये कंपेटेंट अथॉरिटी के पास चलता है। सेक्शन 22 जो था, सेक्शन 22 तक के जितने भी 21 तक के थे वो कोर्ट में चलते हैं। 22, 23 एंड 24 ये जो 3 सेक्शन है वो कंपेटेंट अथॉरिटी से डील करते हैं, उनके मैटर वहाँ चलेंगे इन शॉर्ट। देन हमारा चैप्टर 5 था, चैप्टर 5 हमने देखा था रिकवरी ऑफ पोजेशन इन सर्टन केसेस। स्पेशल जो केसेस होते हैं जो हमने देखा था, आर्म फोर्स के मेंबर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बने हुए हैं जो सेक्शन 23 और 24 में डील करते हैं, और उनका पोजेशन कैसा रिकवर करके लेना चाहिए हमने वो उसमें देखा था। फिर हमने देखा है चैप्टर 6 सबटेनेंसी जो है इलीगल है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर बना के एग्रीमेंट हो नहीं हुआ होगा लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, फिर भी सबटेनेंसी करता है अगर वो टेनेंट, तो वो इलीगल है, बताया गया था। देन उसके बाद हमने देखा था चैप्टर 7, हमारा चैप्टर 7 डील करता था जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट से, कोर्ट को कहाँ जुरिस्डिक्शन है, अपील का कहाँ जुरिस्डिक्शन है, अगर बोनाफाइड फॉल्स कोई केस लगाता है तो उसको 2000 रुपये तक का फाइन देखा था हमने उसमें। लिमिट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सूट देखी थी हमने उसमें, अपील की कितनी होती है, तो हमने देखा था कि 6 महीने अपील को होता है और सूट के लिए जो है 12 मंथ का जो लिमिटेशन उसमें दे रखा था सेक्शन 38 में। देन हम अपना चैप्टर जो 8 है आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो डील करता है समरी डिस्पोजल ऑफ सर्टन एप्लीकेशंस, मतलब फास्ट समरी डिस्पोजल कर देना चाहिए, फास्ट सम अप कर देना चाहिए ऐसे कुछ मैटर्स को स्पेशली, तो वो दे रखे हैं चैप्टर 8 में, जो डील करते हैं सेक्शन 39 to 52 तक। अब ये बिल्कुल छोटा पार्ट है फ्रेंड, रीडिंग हम पेरेंट के साथ कर रहे हैं, किस तरह से रीड करना है, इसलिए हम पूरा देखते चलेंगे, लेकिन अब इसके बाद में जितना हमने देखा वो इतना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ से बहुत शॉर्ट में कुछ पनिशमेंट थोड़ी बहुत दे रखी है, अपील वगैरह का दे रखा है गुड फेथ पे, वो बहुत माइनर बचा है हमारा जो महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं इस तरह से और अच्छे वीडियोस बनाते रहूं एंड मेरा भी एंड आपका भी नॉलेज बढ़ता रहे। जो हमारा फर्स्ट जो सेक्शन है आज का वो है सेक्शन 39, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट। इस चैप्टर का क्या है, कैसा इफेक्ट है, ओवर राइडिंग इफेक्ट है, ऐसा बताता है सेक्शन 39। क्या है इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और एनी रूल मेड देयर अंडर शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained elsewhere in the act or in any other law for the timing and force। inconsistent होगा तो कहीं और पे दे रखा है तो ये कैसा होगा, shall have effect होगा, ओके। देन है सेक्शन 40 अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमने देखा था हमारे सेक्शन 22, 23 एंड 24 में, जिसके पास सूट जाते हैं, जिसके पास डिस्प्यूट जाते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट के, वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसको अपॉइंटमेंट किस तरह से की जाती है, तो इसकी अपॉइंटमेंट होती है फ्रेंड, स्टेट गवर्नमेंट करता है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंटेड वन और मोर पर्सन टू बी कॉल्ड अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर कन्फर एंड फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज इम्पोज, जो ड्यूटीज इम्पोज किया उसको परफॉर्म करने के लिए, और हिम अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर, इन सच लोकल एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द स्टेट नोटिफिकेशन एंड वन, जो एरिया नोटिफिकेशन में दे रखा है वो एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, ये अपॉइंट की जाती है।
and one or more such competent authority may be appointed for one or more such local area. सेकेंड हमारा क्लॉज था सेक्शन 40 का, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी। क्वालिफिकेशन क्या क्या होना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो मेंबर है उनको बनाने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है हर अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो इनकी भी क्वालिफिकेशन दे रखी है फ्रेंड। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, हु इज़ होल्डिंग और हेल्ड एन ऑफिस विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट लोअर इन द रैंक दैट ऑफ अ डिप्यूटी कलेक्टर। डिप्यूटी कलेक्टर के नीचे का कोई का रैंक का बंदा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज़ होल्डिंग और हैज़ हेल्ड अ पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। सिविल जज जूनियर डिवीजन की उसकी पोस्ट हेल्ड करी भी रहना चाहिए। हु हैज़ बीन नॉट लेस देन 5 ईयर एज एन एडवोकेट इनरोल अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961। 5 ईयर की उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। देन है सेक्शन 41, डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 8। सिर्फ चैप्टर 8 के लिए क्या है, उसकी डेफिनेशन लैंडलॉर्ड की अलग से दे रखी है। वो क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर लैंडलॉर्ड मीन्स लैंडलॉर्ड हु इज़ a person who has created a service tenancy in respect of his premises or a part thereof in favor of his employee under section 22। हमने section 22 में देखा था फ्रेंड्स कि कोई भी क्या होता है, टेनेंसी में अगर देता है कोई सर्विस एम्प्लॉयमेंट को देता है और वो जो एम्प्लॉयमेंट के देने के बाद उसको जो जगह देता है रखने को उसके साथ साथ उसके सर्विस के साथ साथ वो जगह भी क्या हो जाएंगी, सीज हो जाएंगी अगर उसकी सर्विस जो है ख़त्म होती है। तो उसमें जो लैंडलॉर्ड है वो लैंडलॉर्ड इस लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन और साइंटिस्ट और गवर्नमेंट सर्वेंट और सक्सेसर इन इंटरेस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 23 जो है यह हमने देखा ना फ्रेंड कि कंप्यूटर अथॉरिटी के पास कैसे चलता है, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है देखिए फ्रेंड 41 में कि 22, 23 एंड 24 जो है वो कैसा कंप्यूटर अथॉरिटी के थ्रू रखा हुआ है। और ये सक्सेसर इंटरेस्ट जो है वो भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में आते हैं फ्रेंड। Next, a person who has given premises on license for residential or successor in interest referred in section 24। तो 24 में जो दे रखा है वो भी लैंडलॉर्ड के डेफिनेशन में आएंगे फिर। देन है हमारा नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 42, स्पेशल प्रोविजन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू कंपेटेंट अथॉरिटी। तो कंपेटेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन करने के लिए स्पेशल प्रोविजन बने हुआ है, उसके से डील करता है ये सेक्शन। बाय लैंडलॉर्ड to evict tenant or licensee, notwithstanding anything contained in this act or any other law for time being in force or any contract to the contrary or any judgment or decree or order of any court, but subject to the provision of section 22, 23 and 24, the case may be a landlord may submit an application to the competent authority। किसको करना पड़ेगा, कंपेटेंट अथॉरिटी को करना पड़ेगा। काय के लिए, लैंडलॉर्ड टू एविक्ट टेनेंट और लाइसेंसी निकालने के लिए लाइसेंसी को और टेनेंट को। साइन एंड वेरीफाई होना चाहिए वो एप्लीकेशन इन अ मैनर प्रोवाइडेड रूल 14 एंड 15 ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द सीपीसी में जो दे रखा है फर्स्ट शेड्यूल, तो वहाँ पर जो ऑर्डर है 6 उसमें जिस तरह से बता रखा है उसी मैनर में साइन और वेरीफाई किया हुआ होना चाहिए। एज इफ इट वेर अ प्लेंट टू द competent authority having jurisdiction in the area in which the premises are situated। द competent authority having jurisdiction क्या, वो premises जहाँ पर है वहीं पर उसका jurisdiction होना चाहिए वो competent authority का। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द premises फॉर द टेनेंट और लाइसेंसी एज द केस में बी। तो जहाँ पर वो premises में वो competent authority होंगी उसी jurisdiction में वो एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को रिकवर करने के लिए अपना पोजेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 43, स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन डिस्पोज करने का कैसा है प्रोसीजर दे रखा है वो इसमें दे रखा है। एवरी एप्लीकेशन बाय लैंडलॉर्ड अंडर दिस चैप्टर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन शैल बी अकम्पनीड बाय द फीस। तो कैसा होना चाहिए, फीस के साथ में भी प्रिस्क्राइब जो भी फीस दे रखी होगी वो फीस के साथ सबमिट करना चाहिए वो एप्लीकेशन। एंड द कंपेटेंट अथॉरिटी शैल डील विद द एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस सेक्शन। वो इस सेक्शन में दिए हुए प्रोसीजर के तरीके से डील करेंगे कंपेटेंट अथॉरिटी फिर उसके साथ उस एप्लीकेशन के साथ। सब क्लॉज सेकेंड, द competent authority shall issue summons in relation to every application referred to in subsection 2 in a form specified in schedule 3। तो competent authority क्या करेंगे, समन्स इशू करेंगे। जैसे हम देखते हैं हमारे जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है तो मैटर फाइल होने के बाद क्या होता है, पहले समन्स ही इशू होता है। तो वैसे यहाँ पर भी कंपेटेंट अथॉरिटी क्या करेंगे, समन्स इशू करेंगे वो टेनेंट को बुलाने के लिए कि क्या है बताओ तुम्हारा बाजू मारने के लिए। नेक्स्ट है इसमें, द कंपेटेंट अथॉरिटी शैल इन एडिशन टू and simultaneously with the issue of summons or service on the tenant or licensee as the case may be also direct the summons to be served by registered post
acknowledgement due addressed to the tenant or the licensee or agent empowered by such tenants or licensee to accept the service at the place where the tenant or licensee or such agent actually and voluntarily reside or carries on business or personally work for gain. तो वो कैसा होना चाहिए? सर्विस ऑफ समन्स पोस्ट से भी किया जा सकता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू जो होता है उसे साइन करके एक्नॉलेजमेंट जो रिसीव वापस आती है वो ड्यू जो होता है एक्नॉलेजमेंट का वो भी हो सकता है, या वॉलंटरी जहाँ पर वो रहता है या वो बिजनेस करता है, यहाँ पर वो जहाँ पैसे कमाता है ऐसी किसी जगह पे उसका बिजनेस है इन शॉर्ट, तो वहाँ पर सर्विस ऑफ समन्स एज द केस में भी जिस तरह से केस होगा उस तरह से डायरेक्ट किया जाएगा कोर्ट के थ्रू और वैसे समन्स सर्व होगा. B. When an acknowledgement purporting to be signed by tenant or licensee or their agent received by the competent authority or the registered article containing the summons is received back with an endorsement purporting to have been made by a postal employee to the effect that the tenant or licensee or their agent had refused to take delivery of the registered article. तो क्या होगा, इसमें भेजा गया था टेनेंट को, तो वो जाने के बाद उन्होंने किया कंप्यूटर अथॉरिटी के पास से लिया नहीं, वो वापस आ गया, रिफ्यूज़ कर दिया, तब क्या होगा? द कंप्यूटर अथॉरिटी में प्रोसीड टू हियर द डिसाइड द एप्लीकेशन एज इफ देयर हैज़ बीन अ वैलिड सर्विस ऑफ समन्स. तो उस कंप्यूटर अथॉरिटी क्या करेगी, ऐसे डील करेंगे उस मैटर से जैसे कि समन्स सर्व हो चुका है. नेक्स्ट है द टेनेंट और लाइसेंसी ऑन हुम द समन्स इज ड्यूली सर्व इन द ऑर्डिनरी वे और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट. कैसे भी होगा एज द इन द मैनर लेट डाउन इन सबसेक्शन 3 shall not contain the prayer for eviction for the premises unless within 30 days of the service of summons on him as aforesaid. तो क्या हुआ फ्रेंड, उन लोगों को जो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था या ऑर्डनरी जैसा भी भेजा गया था समन्स, जाने के बाद उन्होंने क्या किया, वो शैल कंटेंट प्रेयर, उसमें जो प्रेयर दे रखी थी इविक्शन की खाली करने के लिए, वैसा नहीं करते हैं. और अनलेस विदिन 30 दिन के अंदर तक, मतलब उनको वो आए तो नहीं, उनको पता तो चल गया, लेकिन वो तो तब तक फिर भी 30 दिन का उनको टाइम होता है कि वो 30 दिन के अंदर तक सर्विस ऑफ समन से जब उन पे हुई थी वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं कोर्ट में एंड क्या कर सकते हैं, एफिडेविट फाइल कर सकते हैं. कैसे? ही फाइल्स एन एफिडेविट स्टेटिंग ग्राउंड ऑन विच ही सीक्स टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन फॉर इविक्शन और ऑब्टेन लीव फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. वो क्या करेंगे, कंटेस्ट करेंगे वो एप्लीकेशन को किस तरह से गलत है, ऐसा वो 30 दिन के अंदर आके एफिडेविट फाइल करके बता सकते हैं कोर्ट को. ऑब्टेन लीव फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज द हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड एंड डिफॉल्ट ऑफ हिज अपीयरेंस, एंड वो नहीं आते हो 30 दिन के अंदर भी अगर, तो इन परसुएंस ऑफ द समन्स और इज ऑब्टेनिंग सच लीव द स्टेटमेंट मेड बाय द लैंडलॉर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर इविक्शन शैल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड बाय द टेनेंट. और वो क्या करते हैं, सच समन्स और हिज ऑब्टेनिंग सच लीव लेते हैं, और वो कोई भी आके क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं आने से, तो कोर्ट क्या समझेगा कि टेनेंट ने जो है वो एडमिट कर लिया है जो भी एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड ने फाइल किया है. एज द केस मे बी एंड द एप्लीकेशन शैल बी इंटाइटल टू एन ऑर्डर फॉर इविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ अफोरसेड. तो इस तरह से एडमिट ही कर लिया है जब टेनेंट ने या लाइसेंसी ने लैंडलॉर्ड का एप्लीकेशन, इट मीन्स इलीगल पोजीशन है, तो वो इविक्शन करा के कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा. कंप्यूटर अथॉरिटी क्या करेंगे, वो ऑर्डर पास कर देगी इविक्ट कराने का टेनेंट को. बी. Competent authority shall give to the tenant or licensee leave to contest the application if the affidavit filed by the tenant or licensee disclose such fact as would disentitle the landlord from obtaining an order for recovery of possession of the premises on the ground specifies 22, 23 and 24. ये 3 में जो ग्राउंड दे रखे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है क्या, शैल गिव टू टेनेंट, टेनेंट को क्या करती है, लीव देती है कंटेस्ट करने का, एप्लीकेशन जो फाइल किया है वो लैंडलॉर्ड ने उसके ऊपर एंड फाइल लेकर के लेती है टेनेंट से क्या, एफिडेविट डिस्क्लोज करती है. वो एफिडेविट में ऐसा कोई फैक्ट जो डिसएंटाइटल दिखाता है, कोई टाइटल नहीं है लैंडलॉर्ड को, ऐसा दिखाता है वो अगर फैक्ट एफिडेविट पे जो फाइल किया है उन्होंने वो, तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन प्रीमाइसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो कोर्ट वो करके नहीं देता है लैंडलॉर्ड को. इन शॉर्ट, वेयर लीव इज ग्रांटेड टू द टेनेंट और लाइसेंसी टू कंटेस्ट एन एप्लीकेशन द कंपिटेंट अथॉरिटी शैल कमेंस द हियरिंग. फिर क्या करती है, अगर लीव टू ग्रांट का एप्लीकेशन मिल गया तो कमेंस करती कंपिटेंट अथॉरिटी, हियरिंग सुनती है ऑन द एप्लीकेशन एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल एंड शैल एज फार एज पॉसिबल प्रोसीड विद द हियरिंग फ्रॉम डे टू डे करके. स्पीडी है ना, समरी प्रोसीजर करके ले रहे हैं तो स्पीडी ट्रायल चल रहा है, इसे डे टू करके कंपिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है. एंड डिसाइड द सेम एज फार एज मे बी विद इन 6 मंथ के अंदर फॉर द ऑर्डर ग्रांटिंग ऑफ सच लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन. जो एप्लीकेशन कंटेस्ट का जो होगा ग्रांट हो गया है ऑर्डर,
वहाँ से 6 महीने के अंदर वो ख़त्म कर लेंगे या फिर ऑर्डर पास कर देंगे competent authority. 5. The competent authority shall, while holding an inquiry in proceeding to which the chapter applies, follow the practice and procedure of court of small cause. किसका प्रोसीजर फॉलो करेंगे competent authority? जो small cause कोर्स है, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. competent authority किस तरह से मैटर चलाएंगे, प्रोसीजर किस तरह से चलाएंगे, तो सेम है स्मॉल कॉज कोर्ट की तरह चलाएंगे. रिकॉर्डिंग भी, एविडेंस भी वो इसी तरह से रिकॉर्ड करेंगे. नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 44, ऑर्डर ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी टू बी नॉन अपीलिएबल एंड रिवीजन बाय स्टेट गवर्नमेंट. तो क्या होता है, नॉन अपीलेबल है कंपेटेंट अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है वो बोलता है हमारा सेक्शन 44. नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रीमाइसेस मेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 43. 43 में जैसा स्मॉल कॉज के कोर्ट की तरह ही वो एविडेंस लेके चला रहा है मैटर, और वो जो ऑर्डर पास करेंगे कंपेटेंट अथॉरिटी वो फाइनल होगी, उसी को अपील नहीं कर सकते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट और सच ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर ऑफ अ रेवेन्यू डिवीजन. स्टेट गवर्नमेंट और सच ऑफिसर, कौन सा ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल commissioner of revenue division, as the state government may by general or special order authorize in his behalf, may at any time suo motu or on the application of any person aggrieved for the purpose of satisfying itself that an order made in any case by the competent authority under section 43 is according to law call for the record of that case and pass such order in respect thereto as it or he thinks fit. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक ऐसा अपॉइंट कर सकती है ऑफिसर जो सुमोटो भी या फिर एप्लीकेशन के ऊपर भी कंपेटेंट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही है या नहीं देखेगी, अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं ये देखने के लिए. प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग द पर्सन अफेक्टेड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड इन द मैटर. एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्शन दिया हुआ है कि वो जो ऑर्डर है उसको किसके अगेंस्ट हुआ है, वो पर्सन जो अफेक्ट हो रहा है उस ऑर्डर के, तो वो क्या करेगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी सुनने की, बीइंग हर्ड वो मैटर में कि हाँ हमको लग रहा है गलत है, सही है तो तू बता कैसे सही है, तो उसको बोलने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, फिर ऑर्डर पास होगा, उसके पहले ऑर्डर पास नहीं होगा. प्रोवाइडेड फर्दर डैट नो पावर ऑफ रिविजन एट द इंस्टेंस ऑफ पर्सन एग्रीव्ड शैल बी एक्सरसाइज अनलेस एन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड विद इन 90 days. लिमिटेशन दे रखा है 90 days का. फॉर ऑफ द डेट ऑफ द ऑर्डर सॉट टू बी रिसीव. जब ऑर्डर रिसीव होता है ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, कब से कर सकते हैं, 90 days तो है, ये 90 days कब से स्टार्ट होते हैं, तो ऑर्डर सॉट टू बी रिसीव्ड जब रिसीव्ड होता है तब से 90 days काउंट किए जाएंगे, ये याद रखिएगा फ्रेंड. सेक्शन हमने क्या देखा अभी 44. सेक्शन 44 में क्या है, 90 days की लिमिटेशन है एंड जब वो रिसीव होता है सेक्शन 44 ऑर्डर उसका रिसीव होता है तब से उसका लिमिटेशन स्टार्ट होता है 90 days. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 45, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल और फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एविक्शन. जो एविक्शन का ऑर्डर पास हुआ है वो करने के लिए अगर फेल हो गए तो क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा उसका. इफ एनी पर्सन रिफ्यूज और फेल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर ऑफ एविक्शन मेड अंडर सेक्शन 43 within 30 days of the date on which it has become final, the competent authority or any officer duly authorized by the competent authority in this behalf may evict the person from and take possession of the premises and deliver the same to the landlord and for the purpose of such force as may be necessary. तो क्या करेगा, अगर वो नहीं करता है, एविक्ट खाली नहीं करता है तो क्या करेगा, 30 डे के अंदर वो नहीं करता है तो कंपेटेंट अथॉरिटी खुद या किसी को अपॉइंट करके वो जगह खाली करके लेगी और जितना नेसेसरी फोर्स लगेगा वो नेसेसरी फोर्स लगाया जा सकता है एंड वो पोजीशन खाली करके क्या करेंगे, लैंडलॉर्ड को दे देंगे. नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा 46, पेंडिंग सूट्स एंड प्रोसीडिंग इन कोर्ट. पेंडिंग सूट के बारे में बताता है. सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2, ऑल सूट एंड प्रोसीडिंग फाइल्ड बाय लैंडलॉर्ड being the landlord referred to in clause A or B, C of section 41 for eviction of tenant on the ground specified in 23(2)(3)(4) and pending on the date commencement of this act. जब ये एक्ट आया था तब तक पेंडिंग हो अगर इस तरह के मैटर, अनलेस लैंडलॉर्ड विड्रॉ, जब अगर अनलेस क्या है, ऐसे कुछ आता है ना, बट अनलेस एक्सेप्ट, तो अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड, या नो. Landlord withdraws the same in relation of relief of recovery of possession of the premises claim therein be heard proceed with the disposed by
द कोर्ट इन विच सच सूट और प्रोसीडिंग इज पेंडिंग एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। इन शॉर्ट इसमें क्या है फ्रेंड कि अगर ये एक्ट पास नहीं हुआ था और उसके पहले से ये डिस्प्यूट चल रहा था, तो जहाँ पर चल रहा था ना वही कोर्ट कर क्या करेगा, कोर्ट इन विच सच सूट और प्रोसीडिंग पेंडिंग इज इफ दिस एक्ट हैज़ डन नॉट बीन। तो डिस्पोज कौन करेगा फ्रेंड, कि वही कोर्ट जिसके पास पहले वो था, नया कोर्ट नहीं करेगा डिस्पोज। सेकेंड, any such landlord seeking to evict the tenant on the ground specified in section 22, 23 and 24 may, if he has already proceeded against the tenant in a suit or in a proceeding in the court, withdraws the suit or proceeding in relation to the claim made therein with lieu of court, proceed against the tenant in accordance with the provision of this chapter. Then अगर withdraw करता है उसके बाद against tenant के लियो ऑफ कोर्ट लेके चलाता है, तो बाद में ये एक्ट आने के बाद जिस तरह से इसमें बताया उस तरह से चलेगा। 47, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का बार इसमें बताया हुआ है फ्रेंड। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, नो सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट को बार्ड किया है फ्रेंड, इसमें से पर्टिकुलर एक्सप्रेसली बार्ड है यहाँ पर देखिए। एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार कहाँ आता है फ्रेंड, सेक्शन 9 ऑफ CPC में आता है फ्रेंड। तो वो एक्सप्रेसली बार्ड जो उसमें वर्ड है ना, वो ऐसा कोई एक्सप्रेसली बार्ड होता है, जैसे यहाँ एक्सप्रेसली बार्ड करके रखा हुआ है, ये देखिए एक्सप्रेसली प्रोवाइड करके रखा है। नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द कंपेटेंट अथॉरिटी और द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट is empowered by or under this act to decide, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power so conferred on the competent authority or the state government of such officer. तो इसमें से हाँ किसी भी कोर्ट को पावर नहीं है फ्रेंड्स, नो सिविल कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ओनली जहाँ पर कंपेटेंट अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है या स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कोई ऑफिसर इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज क्या होगा, अपॉइंट किया होगा, तो उनका जो जुरिस्डिक्शन है उन्हीं को रहेगा, वो सिविल कोर्ट को नहीं जाएगा, कोई अदर कोर्ट उसका इंजेक्शन का ऑर्डर भी पास नहीं कर सकता है। ये बताता है सेक्शन 47। तो इसमें याद रखिएगा सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, क्वेश्चन आता है तो नो सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 48, सेक्शन 19 टू अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन। सेक्शन 19 जो हमने देखा था वो अप्लाई कैसा होगा, मॉडिफाई करके होगा, ये बताता है हमारा सेक्शन 48। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकवरी ऑफ पोजेशन बाय अ लैंडलॉर्ड, रिकवरी ऑफ पोजेशन बाय लैंडलॉर्ड रेफर टू इन क्लॉज B और C ऑफ सेक्शन 41 इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ कंपेटेंट अथॉरिटी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 शैल अप्लाई as if for subsection 1 to thereof the following subsection had been substituted, namely substituted किए हुए कौन से फ्रेंड, namely देखते हैं हम अभी वो 19, और हमने अपने 19 का जो देखा था फ्रेंड्स, इन शॉर्ट क्या बताता है फ्रेंड्स, सेक्शन 20 नॉट अप्लाई टू सेक्शन 41 सब क्लॉज C। ये क्या बोलता है, सेक्शन 48 जो है ये बताता है कि सेक्शन 20 जो है एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन 41 C को। सेक्शन 41 का जो C है ना, ये सेक्शन 41, इस पे सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होता B एंड C पे, इतना ही बताता है फ्रेंड ये सेक्शन इन शॉर्ट। when the landlord being the landlord referred to in subclause B of section 41 who has obtained possession of the premises in pursuance of any order passed by the competent authority does not occupy premises और लेट इधर whole और एनी पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, नहीं देता है अगर ऑक्यूपाई नहीं करता है वो प्रीमाइसेस, कब तक, विद इन 2 ईयर, 2 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ सच लैंडलॉर्ड रिकवर पोजेशन, जब से वो लैंडलॉर्ड ने रिकवर किया है उसका पोजेशन, टू एनी पर्सन अदर दैन द इविक्टेड टेनेंट, द कंपेटेंट अथॉरिटी में ऑन द एप्लीकेशन है, सुमोटो नहीं है। हमने एक सुमोटो देखा फ्रेंड, कहाँ पर देखा, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, हर जगह पे हमने देखा है क्या होगा, एप्लीकेशन से ही होगा, लेकिन हमने क्या करा, हर जगह हमने देखा कि एप्लीकेशन आना चाहिए, लैंडलॉर्ड का आएगा एप्लीकेशन या टेनेंट का आएगा एप्लीकेशन, लेकिन हमने देखा हमारे सेक्शन 44 में, ये देखिए यहाँ पे, कि सुमोटो भी क्या हो सकता है, सुमोटो एंड एप्लीकेशन पे हो सकता है। तो कोर्स किस में, सेक्शन 44 में ओनली एक जगह पर सुमोटो है, बाकी हर जगह पे ऑन एप्लीकेशन ही होगा, इसमें जो भी होगा बोथ पार्टी में से किसी एक पार्टी ने एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। ऑन एप्लीकेशन ऑफ द इविक्टेड टेनेंट मेड विद इन 25 मंथ, तो 25 मंथ के अंदर जो इविक्टेड टेनेंट है उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट, लैंडलॉर्ड है, उसने पोजीशन ले लिया टेनेंट से खाली करके, एंड 2 ईयर तक क्या किया,
वो उस पोजीशन पे गया ही नहीं, वैकेंट रखा, देन टेनेंट को क्या राइट है, वो एप्लीकेशन कर सकता है कब तक, 25 मंथ तक एप्लीकेशन कर सकता है किसको, अथॉरिटी को, वो जगह वापस देने के लिए एविक्शन की। ओके, ऑर्डर द लैंडलॉर्ड और ऑफ सच डेट, order the landlord or any other person claiming under him to place the evicted tenant in occupation of the premises on the ओरिजिनल टर्म एंड कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशन थी, टर्म एंड कंडीशन कभी भी निकालने के बाद टेनेंट को वापस रखे तो पुरानी कंडीशन पे ही रखेगा, ऐसा हर जगह बताया हुआ फ्रेंड, हमने देखा है। एंड ऑन सच ऑर्डर बीइंग मेड द लैंडलॉर्ड और सच पर्सन हु मे बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमाइसेस शैल गिव वैकेंट पोजीशन टू द इविक्टेड टेनेंट। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से इविक्टेड टेनेंट को वो जगह वैकेंट पोजीशन जो है वापस देना पड़ेगा। एनी सच लैंडलॉर्ड who keeps such premises unoccupied or relate the same as aforesaid and any such landlord, अगर वो क्या करता है वैसे ही रखता है, अनऑक्यूपाइड और रिलेट करा हुआ जगह वो जो खाली करा के लिया है उसने, एंड एनी सच लैंडलॉर्ड और अदर पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ सच प्रीमाइसेस who fails to comply with order of the competent authority, फेल्स होता है, अगर वो फेल होता है इस तरह से ऑर्डर जो है competent authority का कंप्लाई करने में, पूरा करने में, अंडर सेक्शन 1 shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 month और फाइन और विथ बोथ। तो क्या होगा, वो इम्प्रिजन के लिए कैपेबल होगा, कितने महीने की, 3 मंथ की जो है उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, एंड फाइन इसमें बता के नहीं रखा है फ्रेंड, इसमें फाइन कोर्ट के हिसाब से डिस्क्रिशनरी पावर पे कुछ भी लगा सकता है कोर्ट या फिर बोथ। नथिंग इन सेक्शन 20 शैल अप्लाई टू अ लैंडलॉर्ड रेफर टू इन सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 41। देखिए फ्रेंड, ये क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 20 में जो बता रखा है किस पे, लैंडलॉर्ड पे, कौन से, जो सेक्शन 41 सी में दे रखा है, ये बताता है हमारा सेक्शन 48। देन है सेक्शन 49 कंपेटेंट अथॉरिटी टू बी डीम टू अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट हमने देखा था फ्रेंड, हमारे आईपीसी में दे रखा है पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं उसमें। तो वो जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो आता है फ्रेंड, कंपेटेंट अथॉरिटी भी आता है। देखिए फ्रेंड, जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी है उसको डीम पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा फ्रेंड। A competent authority appointed under this chapter shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of IPC। IPC के 21 में जो public servant हम definition देखते हैं ये उसी में आता है, competent जो है public servant के definition में आता है, ये बताता है section 49 हमारा। Then in section 50 all proceeding before competent authority to be judicial proceeding। competent authority के सामने जितने भी proceeding चलते हैं वो judicial proceeding ही माना जाएगा। All proceeding before competent authority shall be deemed to be judicial proceeding for the purpose of section 193 and 228 of IPC। वहाँ पर जो बता रखी है सेक्शन में जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो वो competent authority भी जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रही है, इस तरह से माना जाएगा, ये बताता है हमारा सेक्शन 50। देन सेक्शन 51 competent authority to be deemed to be civil court for certain purpose। कंपेटेंट अथॉरिटी को क्या माना जाता है, सिविल कोर्ट माना जाता है फॉर सर्टन पर्पस के लिए। एवरी कंपेटेंट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी की जो सेक्शन 345 और 346 है फ्रेंड, उसके लिए सिविल कोर्ट ही माना जाएगा जो कंपेटेंट अथॉरिटी होगा वो। आज का हमारा लास्ट सेक्शन है फ्रेंड, सेक्शन 52 जो बताता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। मतलब प्रोटेक्शन दे रखा है जो भी ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करती है उनको इसके अंदर। नो सूट प्रोसीडिंग और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई ऑर्डर करती है गुड फेथ में, वो भी तो उनके अगेंस्ट में गलत किया बोल के या फिर उन्होंने बायस किया या फिर कुछ ख़राब किया बोल के उनके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि उनको अगर ये डर होगा कि अगर हमने कुछ थोड़ा बहुत भी गुड फेथ में वो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अगर ये डर होगा कि अगर हम पे केस हो सकता है तो जो जजमेंट है, जो ऑर्डर पास करना है वो कर नहीं पाएंगे सही से, वो कोई भी बर्डन आ सकता है उनके ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर भी लाया जा सकता है उनके ऊपर इस तरह से कि हम तुमको लीगल प्रोसीडिंग तुम्हारे ऊपर इनिशिएट करेंगे। तो ऐसा उनको टेंशन, डर नहीं होना चाहिए और वो बिंदास होकर काम करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, उनके ऊपर कोई सूट और प्रोसीडिंग नहीं होती है। चलिए फ्रेंड, दैट्स इट। आज के लिए हम यही रुकते हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है चैप्टर 9, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एंड इस तरह से हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर में पूरा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।